कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रखर और संविधान को मानने वाले आदमी हैं कि जब वो सेंट्रल हॉल में पहले आए कुछ बात करने को तो संविधान को उन्होंने प्रणाम किया। और ये भी आप जानते हैं कि जब शुरू में 2014 में वो पार्लियामेंट के दहलीज पर आए तो साष्टांग करके उन्होंने पार्लियामेंट को उन्होंने प्रणाम किया। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हमारा संविधान, हमारा पार्लियामेंट के प्रति नरेंद्र मोदी जी की क्या आस्था है। इस चीज को हम लोग पहुंचाने का काम किया, लेकिन लोगों के जहन में बात नहीं आई। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कथित रूप में हमारे कुछ लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा के हिमायती मान करके जय भीम का नारा दे करके लोगों को बरगलाने का काम किया कि आरक्षण खतरा में है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भला खतरा में है। हम उनके लिए कहना चाहते हैं, जय भीम कहने वालों को सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई। आप जानते हैं कि हम 1980 से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन लगता था कि हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम भूलते जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जब से इनकी सरकार बनी बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर जाने लगा। हद तो ये हुआ कि बाबा भीमराव अंबेडकर के 5 बड़े बड़े स्थल थे, कार्य स्थल थे, जिसको स्मारक के रूप में और पंच तीर्थ के रूप में कायम करने का काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके पहले किसी ने नहीं किया था। हम जय भीम करने वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि पहले की सरकार जिस कांग्रेस की बात करते हैं, हम भी कांग्रेस में थे, वो कहां भीमराव को छोड़ रहे थे, कहां भीमराव की बात कर रहे थे। और जब भीमराव अंबेडकर की बात बाबा भीम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया तो आज क्यों नारा वो लगाते हैं कि हम दलितों के, हम आरक्षण के और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। अगर संविधान के खिलाफ जाने की बात होती तो भाई नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर साहब को इतना प्रतिष्ठापित नहीं करते। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नहीं मालूम होगा आप लोगों को, मैं कहना चाहता हूं और ये लोग को हिम्मत नहीं है कि जो उस बात की चर्चा करते हैं कि हम लंदन में, ब्रिटेन में, जहां भीमराव अंबेडकर रह करके पढ़े थे, कुछ काम किए थे, अपने किताबों को लिख करके संग्रहण किए थे, वो गुलाम था, गिरवी रखा हुआ था ब्रिटिशर्स के लोगों में। किसी कांग्रेस को या नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के पहले किसी भी सरकार को उस स्थान के कोई चिंता नहीं थी। आप लोगों को जो जय भीम करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि उस स्थल को, उस जगह को, उस मकान को भारत सरकार ने खरीद ली है और बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्मारक बनाने का काम किया है। ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तब फिर किस मुंह से हमारे कुछ लोग कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के और संविधान के और आरक्षण के विरोधी सरकार है।
तो इसलिए मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब हम लोग का अभिवादन हो रहा है तो अभिवादन के स्वरूप हम लोगों की ये मंशा को भी आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की क्या मंशा है। वो सही है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास में वो विश्वास करते हैं और काम कर रहे हैं। और तो और बात बहुत सतही है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे गैदास जी ने कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि के होई। लेकिन ये कहने से नहीं होगा। आज नरेंद्र भाई मोदी ने जीतन मांझी को, जो एक भुइयां मुसहर का बेटा है, हिंदुस्तान बिहार में सबसे नीचे गरीब तबका का है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके उस समाज का उन्होंने इज्जत बख्शा है। तब फिर हमारे तथाकथित जय भीम कहने वाले लोग कैसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं। तो इसलिए आज जब हम लोगों का सम्मान की बात आई, अभिनंदन की बात आई, तो हम एक तरफ से जरूर आभार व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो दूसरे तरफ हम बिहार के शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, अति पिछड़े लोगों के लिए कहना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी इन तबकों के लिए कृत संकल्प हैं। महिलाओं की बात भी मैं नहीं कहता, महिलाओं की बात कहने वाले बहुत लोग हैं। महिलाओं के बारे में भी उन्होंने अद्वितीय काम किया है, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, चूंकि उस वर्ग से हम आते हैं और इस चुनाव में बरगला करके हमारा कुछ वोट को काटा गया है, जिसके चलते हम 39 के जगह 40 होना चाहते थे, आ गए हम 30 पर। इसलिए हम एनडीए के सभी साथियों को कहना चाहते हैं, इस बात को प्रचारित करने की जरूरत है, प्रसारित करने की जरूरत है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या किया। तो इसलिए हम हट करके कुछ बात किया। और दूसरी तरफ हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का। हमको जो विभाग मिला है, आप लोग भी बहुत कम जानते होंगे। हमारे माननीय साथी गिरिराज सिंह जी इसके स्वतंत्र प्रभार में कुछ दिन रहे हैं। हम भी नहीं समझते थे कि इसका क्या महत्व है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम और बृहत 4 प्रकार के उद्योग हैं। तो 4 प्रकार के उद्योग में 3 प्रकार का उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम, जिसको कहा जाता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, वो विभाग हमको मिला है। जब हम उसको देख रहे हैं और विभाग देते के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमको ऐसा लग रहा था कि कौन विभाग हमको मिल गया है, अटपटा विभाग। लेकिन जब उनके नजदीक गए तो उन्होंने कहा, मांझी जी हम आपको विजन का विभाग दिया है, स्वप्न का विभाग दिया है। आज सचमुच मैं समझ रहा हूं कि विजन का विभाग है। आज हिंदुस्तान है, बिहार में बेरोजगारी की स्थिति है और हम आपको बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान जब जगत गुरु कहलाता था तो मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी उस समय। उस समय यही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग था। गांव घर में हमारे चर्मकार भाई जूता बनाते थे, हमारे बढ़ई भाई कारपेंटरी का काम करते थे, हमारे सूता का काम करने वाले जो जुलाहा भाई लोग थे वो कपड़ा बुनते थे। ढाका का आप जानते हैं सिल्क उद्योग कितना बड़ा उद्योग था, बर्तन बनाने का काम होता था। हम गौ पालन करते थे,
हम जंगल लगाते थे, इसीलिए नदियों की पूजा और पहाड़ों की पूजा किया करते थे। तब हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था। और आज हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं और पुरानी बातों को भूल गए हैं। इसीलिए इस विभाग का इतना बड़ा महत्व है और वहां पर मेरा प्रयास होगा और शायद यही प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि हम छोटा से छोटा, जैसे अगर बिहार की बात करते हैं तो हम मानपुर की बात करते हैं। मानपुर को कानपुर कहा जाता है सूत उद्योग के संबंध में, कपड़ा उद्योग के संबंध में, लेकिन वहां कोई क्लस्टर काम नहीं हुआ है, जिसके चलते उनको सूता बाहर से मंगाना पड़ता है और उनका प्रोडक्ट बड़ी सस्ता में बिकता है। उसी प्रकार से भागलपुर की बात है, उसी प्रकार से मखाना उद्योग है, उसी प्रकार से मधुबनी का प्रिंटिंग है, उसी प्रकार से कादिरगंज का सिल्क उद्योग है। इस तरह से हमारे बिहार में छोटे छोटे चीज ऐसे हैं कि जिसको हम लोग आगे बढ़ा करके, उसके लिए ट्रेनिंग दे करके, उसके लिए हम योगदान पैसा का दे करके, कर्ज दे करके और हर तरह से सहूलियत दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। और तभी हमारे यहाँ बेरोजगारी की बातें दूर हो सकती है। और नहीं तो आज बिहार भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार और युवा लोग हैं। इसका एक ही उपाय है कि हम ये तीनों उद्योग को संवर्धित करके आगे बढ़ावेंगे तो आज भारत में 12 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं। हमारी उम्मीद है, हम प्रयास करेंगे कि 12 करोड़ नहीं, ये भारत में 32 करोड़ लोग इसमें लगे ताकि सब लोगों को रोजगार मिले। आज हमारा जीडीपी का 45% अंश है, 30% अंश है। हम इस जीडीपी को अंश को 40% ले जाना चाहते हैं। आज हमारा जो नेशनल इनकम है उसका 45% भाग देते हैं हम ये तीनों विभाग से, माइक्रो और मीडियम और लघु उद्योग से। आज उसका टारगेट है कि इसको हम 60% करेंगे, तब बिहार का और भारत का विकास होगा। इसलिए इस विभाग का बहुत बड़ा महत्व है और हमने कुछ खामियां पाई है। हम जानते हैं कि इसका काम दूसरे प्रांतों में ज्यादा हुआ है, लेकिन हमारा बिहार, हमारा झारखंड, हमारा उड़ीसा, हमारा बंगाल, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में इसकी झलक कम है। हमारा प्रयास होगा इन सब राज्यों में जहाँ से पलायन ज्यादा होता है वहाँ इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दे करके हम यहाँ की बेरोजगारी दूर करना चाहेंगे और नेशनल इनकम में अच्छा योगदान देना चाहेंगे। इसलिए हमको एक टास्क मिला है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद से इस सब की बात करके हम बिहार का विकास करना चाहेंगे। तो आज के इस दिन में जब हम लोगों का अभिनंदन हो रहा है तो हम अभिनंदन के स्वरूप यही कहना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी बन सकेगा हम लोग बिहार के लिए करेंगे, जिसका आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा प्राप्त है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सब इस समय में भी हम लोग की बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।